नमस्कार, मैं हूं विपिन भट्ट और ये है आवाज एट 9। अगले आधे घंटे में जानिए दिन भर की खबरों का निचोड़। यहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया की सबसे बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। डूबे लोन से निपटने के लिए आरबीआई ने पेश किया एक्शन प्लान। एनपीए से निपटने के लिए बनी कमेटी के बढ़ेगा दायरा। रिस्ट्रक्चरिंग नियम बदलने की भी तैयारी। सरकार की कंपनियों को चेतावनी। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में राजस्व सचिव बोले, जीएसटी से पहले कीमत ना बढ़ाएं कंपनियां। टेक होम सैलरी बढ़ाकर पेंशन घटाने की तैयारी में सरकार। पीएफ में योगदान 12 से घटाकर 10% करने पर विचार। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। विप्रो इंफोसिस से निकाले गए कर्मचारी कोर्ट जाने की तैयारी में। मद्रास हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे पीआईएल। लेबर डिपार्टमेंट में भी दर्ज कराएंगे मामला। मोदी सरकार के 3 साल की पड़ताल। हवा हुए रोजगार पैदा करने के दावे। पिछले साल 8 बड़े सेक्टर्स में सिर्फ 2,30,000 नई नौकरियां। आईटीसी ने दिया बाजार को सहारा। जीएसटी रेट तय होने के बाद शेयर 6% उछला। सेंसेक्स भी करीब 100 पॉइंट चढ़ा। ईडी ने दिया विजय माल्या को एक और झटका। यूनाइटेड ब्रूवरीज में करीब 1650 करोड़ के शेयर किए जब्त। आदित्य बिरला ग्रुप के स्ट्रेटेजी हेड सौरभ अग्रवाल बने टाटा सन्स के नए सीएफओ। जुलाई से संभालेंगे काम। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। डूबे कर्ज से निपटने के लिए आरबीआई ने एक्शन प्लान जारी कर दिया है। इसके तहत एनपीए से निपटने के लिए दोबारा ओवरसाइट यानी निगरानी कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही रिस्ट्रक्चरिंग के नियम भी बदले जाएंगे। इस खबर के डिटेल्स जानने के लिए चलते हैं अपने बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या के पास। प्रदीप, आरबीआई के इस नए एक्शन प्लान में क्या खास है और इससे एनपीए से निपटने में कितनी मदद मिल पाएगी? देखिए, आरबीआई ने ये जो एक्शन प्लान बनाया है, सरकार ने ऑर्डिनेंस के तहत आरबीआई को जो नए अधिकार दिए थे उसका इस्तेमाल करते हुए ये ऑर्डिनेंस साइन होने के तुरंत बाद आरबीआई ने कुछ कदम उठाए थे, जिससे जॉइंट लेंडर फोरम के तहत फैसले में तेजी आए। अब आरबीआई ने जो नई बातें कही हैं उसके तहत रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस को और जल्दी से, तेजी से और कारगर तरीके से पूरा करने के लिए ओवरसाइट कमेटी जो इस समय आईबीए के साथ मिलकर बनाई गई है उसमें केवल 2 मेंबर है। तो अब आरबीआई ने साफ किया है कि इसमें और नए मेंबर्स की नियुक्ति की जाएगी। और इस वक्त जो नियम है उसके मुताबिक जिस केस में S4A के तहत यानी सस्टेनेबल डेट की जो स्कीम है उसके तहत जिन केस का निपटारा हो रहा हो, केवल वही ओवरसाइट कमेटी काम कर सकती है। लेकिन नए नियम के तहत आरबीआई का कहना है कि किसी भी किस्म की रिस्ट्रक्चरिंग के केस में ओवरसाइट कमेटी बैंकों की मदद करेगी। साथ ही एक और जो अहम बात है कि जो सस्टेनेबल डेट के तहत S4A का प्लान बनाया गया है उसमें कितना डेट सस्टेनेबल है, यानी अगर किसी कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ का कर्ज है और बैंक को ऐसा लगता है कि 10,000 करोड़ का कर्ज तो कभी ये कंपनी चुका नहीं पाएगी, तो क्या इसको रियायत दी जाए। तो रियायत देने के लिए किस हद तक रियायत देनी चाहिए, कितना डेट सस्टेनेबल होगा, कितना लोन ये कंपनी रीपे कर पाएगी, उसका आकलन रेटिंग एजेंसीज के द्वारा कराया जाएगा। लेकिन वहां पर आरबीआई को ये डर है कि अगर कंपनी रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करती है तो शायद रेटिंग एजेंसी का जो फैसला होगा वो कंपनियों के पक्ष में होगा, ना कि बैंकों के। इसलिए आरबीआई का प्रपोजल है कि या तो आरबीआई रेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट करे या फिर बैंक अपॉइंट करे एक फंड बनाकर, और इससे एक निष्पक्ष जांच रिपोर्ट सामने आ पाएगी। साथ ही इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कैसे इंप्लीमेंट किया जाना है, रिस्ट्रक्चरिंग के तहत बहुत सारे विकल्प है, लेकिन कैसे ये प्रक्रिया इंप्लीमेंट होगी, कैसे बैंक्रप्सी इन्वोक की जाएगी, इसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस तैयार किया जा रहा है जो आगे आरबीआई की ओर से जारी किया जाएगा। इस पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ है पूर्व बैंकिंग सचिव डीके मित्तल साहब। मित्तल साहब, सुनने में तो आरबीआई का प्लान बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को आप कितना प्रैक्टिकल मानते हैं और किस हद तक एनपीए को ये काबू कर पाएगा, कितना वक्त लेगा एनपीए खत्म करने में? देखिए विपिन जी, ये बहुत ही भारी कार्य है क्योंकि सारे बैंकों के सारे एनपीए आपको देखने हैं, कोई भी एनपीए आ सकते हैं। तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि आरबीआई की जो ओवरसाइट कमेटी है वो केवल ये इंश्योर करेगी कि जो आरबीआई की पॉलिसी है उसके हिसाब से बैंक जल्दी से फैसले करें। फैसला क्या करें ये आरबीआई इसमें नहीं इंटरवीन करेगा। तो इसलिए अभी तक क्या होता है कि बैंकर्स आपस में बैठते नहीं हैं, प्लान बनाते हैं, तो कुछ बैंकर्स ने एग्री किया, बाकी बैंकर्स एग्री नहीं करते हैं। वो इंश्योर करेगा कि अगर सबने एग्री कर लिया, जो उन्होंने 50% 60% का रेशियो दिया है इन टर्म्स ऑफ नंबर और अमाउंट, अगर वो बैंकर्स ने एग्री कर लिया तो बाकी बैंकर्स को फॉलो इन लाइन करना पड़ेगा
वो बैंकर्स को ये कहेगा कि आप एग्री करके प्लान बनाइए, 50% लोग 60% लोग बना के लाइए। तो ये एक मेजर अभी एक बॉटलनेक है जो होती नहीं है, क्योंकि इसमें जब आप ऐसा प्लान बनाएंगे तो बैंकों को हिट लेना पड़ता है, कोई हिट लेने को तैयार नहीं होता है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रोसेस होगा कि जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से बैंकर्स को फोर्स करना कि आप जो भी प्लान बनाना बनाइए, और उसके सर्टेन पैरामीटर्स उस हिसाब से आप देखेंगे, उसमें जो भी अगर हिट लेना तो उनको लेना पड़ेगा। तो आरबीआई इसके बारे में पुश करेगा, और जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रयास है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आरबीआई की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कोई शक नहीं है, और उसके हिसाब से अगर आरबीआई इसको पुश करता है तो उसको अच्छा रहेगा। इसमें जरूर ये बात रहेगी कि आरबीआई हमेशा दिमाग में रखेगा कि उसका जो आरबीआई का रोल है वो कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आरबीआई बियॉन्ड दिस पॉइंट आगे पुश नहीं करना चाहेगा। वो ये नहीं तय करेगा कि मुझे क्या आपको छूट देनी है, कितना माफ करना है, वो आरबीआई नहीं करेगा, ना आरबीआई की कमेटी मेरे हिसाब से करना चाहिए। ये बैंकर्स का काम है, ऋण उन्होंने दिए थे, आरबीआई ने नहीं दिए थे, इसलिए उन्हीं को तय करना चाहिए। अगर हिट लेनी है तो उन्हीं को तय करना पड़ेगा कि हमें कितना हिट लेना है, नहीं लेना है। बहुत शुक्रिया। रेटिंग एजेंसी को जो कहा है वो भी बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी को जो आदमी पे करता है, नॉर्मली एजेंसी थोड़ा सा उसकी कहना मानती है, तो ये एक फंड क्रिएट करके देना बहुत अच्छा प्रयास है। इससे रेटिंग का जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत इंप्रूव कर जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर तो एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि प्रयास बहुत अच्छा है और इससे एक हद तक एनपीए को काबू करने में कामयाबी मिल सकती है, आरबीआई ने जिस तरीके से ये पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं। मुनाफाखोरों के खिलाफ सरकार ने सख्ती के संकेत दे दिए हैं। सीएनबीसी टीवी 18 से खास बातचीत में राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कंपनियों को सलाह दी है या कहें आगाह किया है कि वो जीएसटी लागू होने से पहले कीमतें ना बढ़ाएं। अढ़िया ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि मुनाफाखोरी के खिलाफ कानूनी डंडा चलाना पड़े। If there is any reduction on account of reduction in the tax rate or on account of more credit being available for a particular item, if there is any reduction in the overall tax incidence, the same should be passed down to the consumers. Now, this is a simple provision that we have put. Now, the question is that we do hope that we don't have to operationalize this section at all, but unfortunately, the real life situation is different. Already, I've started getting some reports that even before the rates were announced, some companies were hiking up the price of their products, in anticipation. My suggestion to all of them would be that for the time being, till GST is smoothly rolled out, they can hold back their price increases, ब्रांडेड कपड़ों पर जीएसटी रेट को लेकर भी राजस्व सचिव ने सफाई दी है। उनका कहना है कि जिस 18% की दर बात हो रही है वो गलत है। उन्होंने बताया कि अब तक ब्रांडेड कपड़ों पर कोई दर तय नहीं हुई है। We haven't decided anything in the textile chain at all, not so far. So nothing So on the entire wool, silk, polyester, man-made textile, right from fiber till apparel or made-ups, we have not yet decided. So there is no decision that's been taken on There is no decision apparel. on textile at all. जीएसटी पे लगातार सफाई आ रही है, सरकार की तरफ से चीजें और क्लियर होती जा रही हैं। लेकिन अब हम बढ़ते हैं एक और अहम खबर की तरफ और सीधे आपसे जुड़ी खबर की तरफ। आपकी टेक होम सैलरी अब बढ़ सकती है या बढ़ने वाली है, लेकिन पेंशन घट सकती है। सरकार के नए प्लान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव। तो प्रतीक, क्या है वो तरीका, कैसे बढ़ाने वाली है सरकार सबकी टेक होम सैलरी? विपिन, इस खबर के अंदर ही दो खबर छिपी हुई है। एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर यह है कि आपकी जो टेक होम सैलरी है, यानी कि वो सैलरी जो आपके हाथों में आती है, वो आपकी बढ़ सकती है। लेकिन बुरी खबर यह है कि जो आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा है, जो अमाउंट आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, वो घट सकता है। दरअसल फिलहाल जो नियम है उसके मुताबिक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 24% का होता है, यानी कि 12% एम्प्लॉयर देता है और 12% एम्प्लॉय देता है प्रोविडेंट फंड के लिए। अब ये जो अमाउंट है इसको 2% घटाने की बात की जा रही है, यानी कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको 2% घटा दिया जाए, यानी कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो करीब 20% का होगा। लेकिन ये जो 4% घटेगा, इसी की वजह से आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो अधिक हो जाएगी। लेकिन जब आपका कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में कम होगा तो जाहिर सी बात है कि रिटायर होने के बाद आपको जो प्रोविडेंट फंड की जो रकम मिलती है वो कम मिलेगी। जी, तो यहां इस बात को और विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी विद्यासागर गिरी हमारे साथ जुड़ गए। विद्यासागर साहब, क्या सोचते हैं आप सरकार के इस प्लान के बारे में? अच्छी बात होगी कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आपका जो एक कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है, आपका जो फंड इकट्ठा हो रहा है, जो एक वक्त बाद आपके काम आने वाला है, उसमें भी कमी आ जाएगी।
सबसे पहली बात तो यह कि यह सरकार अय्यारों की सरकार है, झूठे और मक्कारों की सरकार है। जो टेक होम सैलरी की यह बात करते हैं, या हम पर डकैती हम पर करने की कोशिश हमारे रकम की जा रही है। 4% जो रकम होगा वह हमारे सोशल सिक्योरिटी का रकम है। पूरे दुनिया में सोशल सिक्योरिटी की बातें हो रही है। हमारे देश में हमारा देश 71वें स्थान में है सोशल सिक्योरिटी में। और अभी जो हमको 12% का प्रोविडेंट फंड है, यही एकमात्र बुढ़ापे का सहारा है, ओल्ड एज का सहारा है। ऐसी स्थिति में यह सरकार योजना बनाकर सोशल सिक्योरिटी को खत्म कर रही है, कर्मचारियों के भविष्य पर कुठाराघात कर रही है और हमारे पैसे पर डकैती कर रही है। न सिर्फ इस मामले में, आप देखें कि कोयला में CMPF कोल माइंस प्रोविडेंट फंड में भी यह डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको CMPF में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। विद्यासागर साहब, प्रोविडेंट फंड में क्या फायदा होगा सरकार को? ऐसा करने का क्या उद्देश्य है? नहीं, सरकार को यह फायदा, दो फायदा है कि अभी हमारे देश में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन आता है। उसमें अगर 2% छूट देंगे तो 20,000 करोड़ रुपए मजदूरों का डकैती करके और मालिकों के हाथ में ही दे देंगे। इस तरह से हमारा रेकरिंग अमाउंट, हमारे भविष्य का पैसा हमसे छीनकर डकैती करके और मालिकों को कॉरपोरेट को सुपुर्द करेंगे। यह करने जा रहे हैं। और 4% का नुकसान उसके रेकरिंग इंटरेस्ट का नुकसान होगा। अभी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड को या CMPF में विलय की बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पूरे देश के कोयला मजदूरों ने 3 दिन के हड़ताल का आह्वान किया है। अन्य मुद्दे भी हैं 19, 20 और 21। तो विद्यासागर साहब, अगर सरकार ऐसा करती है और ये नियम ले आती है, तो आपका क्या इस पे एक्शन प्लान होगा? ऐसे नियम लाती नहीं है। एक बात प्लान स्पष्ट है। ये अभी इस सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक तरफ आपके मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं कि हम गरीबों के लिए हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ मालिक और कॉर्पोरेट के लिए गरीबों के। चलिए, हमारे संवाददाता ये सवाल लाए, ये खबर लाए, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी प्रतीक। गिरी जी, अगर आप विपिन जी के जो सवाल है उसका सीधा जवाब दे सकें। उन्होंने ये पूछा है कि आप इसके लिए क्या करेंगे। बेसिकली बात ये है कि सरकार इस पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 27 तारीख को बैठक होने जा रही है। क्या उस बैठक में आप इसका विरोध करेंगे? क्योंकि आमतौर पर पहले भी देखा गया है कि जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में कोई एजेंडा लाया जाता है तो आप सरकार आपकी बात मानती नहीं है। एजेंडा लाया गया है कि निवेश। प्रतीक जी मैं बता रहा हूं, अभी एजेंडा जो इन्होंने सर्कुलेट किया है, इस एजेंडा में इनको रखा है कंप्लायंस पोर्शन में कि इसको सीधे लागू करेंगे। यह इस तरह से तानाशाही पूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं कि कंप्लायंस पोर्शन में रखा है कि यह PF का रेट घटाने वाले हैं। और यह जो इनका कंप्लायंस एजेंडा है, इसका पूरे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में जो कर्मचारी ग्रुप है इसका विरोध करेगा। और विरोधी नहीं करेगा, पूरे देश में इसके खिलाफ मजदूर वर्ग और सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन आंदोलन करेंगे। जिस तरह से कोयला में हड़ताल की नोटिस दी जा चुकी है, आपको याद होगा कि प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट के मामले पर बंगलोर में पूरे लाखों महिलाएं सड़क पर उतर गई थी और इनको फेंका हुआ थूक चाटना पड़ा था। वही स्थिति होगी। यह बहुत बड़ा हमला है। तो देखना होगा। चलिए, तो मीटिंग पास ही है, आप लोगों का क्या रुख रहता है, सरकार उस पर क्या रिएक्शन लेती है, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बड़ी अहम खबर है आपके लिहाज से कि आपकी इन हैंड सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन आपके भविष्य के लिए जो फंड इकट्ठा होता है वो भी कहीं कम होगा। देखना होता है सरकार इस पे आगे किस तरह का रुख लेती है। चलिए, हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबरों की तरफ बात कर लेते हैं बाजार की, क्योंकि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार पर आज मुनाफा वसूली का दबाव दिखाई दिया है। अच्छी शुरुआत के बाद निफ्टी एक समय 9,500 के करीब भी पहुंचा, लेकिन जल्दी ही ऊपरी स्तरों से बाजार पर बिकवाली हावी हुई। सरकारी बैंक शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई। फार्मा, मेटल, एनर्जी और मिड कैप शेयरों में भी आज गिरावट दिखी। वहीं GST की दरें तय होने का असर भी दिखाई दिया। खासकर FMCG शेयरों में शानदार तेजी रही। ITC आज 6% उछलकर बंद हुआ। यूनाइटेड स्पिरिट्स और बालचंद्र नगर में भी आज 7% का उछाल था। हालांकि टैक्स बोझ बढ़ने के डर से एविएशन और मल्टीप्लेक्स शेयरों में आज गिरावट दिखी। IT और इंफ्रा शेयरों में हल्की खरीदारी दिखी। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 106 और निफ्टी में 10 पॉइंट की तेजी रही।
कॉर्पोरेट जगत से एक बड़ी खबर, टाटा ग्रुप में मैनेजमेंट में बदलाव किया गया है। सौरभ अग्रवाल टाटा ग्रुप के सीईओ का काम संभालेंगे। इसकी जानकारी खुद टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने दी है। उन्होंने कहा कि सौरभ अग्रवाल को कैपिटल मार्केट्स की गहरी समझ है और इसमें कंपनियों को अहम फैसले लेने में मदद मिलेगी और वित्तीय परफॉर्मेंस और बेहतर होगा। कोयला घोटाले में कई पूर्व अफसर नप गए हैं। इनमें पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता भी शामिल हैं। इन्हें 2 साल की जेल सुनाई गई है। यह फैसला आज स्पेशल कोर्ट ने सुनाया। सजा पाने वाले दूसरे अफसर हैं केएस क्रोफा और केसी सोमारिया। हालांकि कोर्ट ने इन सभी को बेल भी दे दी है। तीनों के ऊपर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इन अफसरों के अलावा कोर्ट ने मामले में आरोपी कंपनी कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी के प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। और मोदी सरकार के हुए 3 साल, रोजगार खस्ता हाल। देखिए खास रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद। विप्रो, कॉग्निजेंट और इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियों से निकाले गए कर्मचारी जल्द ही कोर्ट जाने वाले हैं। ये कर्मचारी एकजुट होकर इन कंपनियों के खिलाफ लड़ेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ है हमारे सहयोगी दीपाली नंदा। तो दीपाली, क्या तैयारी कर रहे हैं कंपनियों से निकाले गए आईटी कर्मचारी? देखिए, बड़ी संख्या में आईबीएम, विप्रो और इन्फोसिस से एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है और जिन एम्प्लॉयज़ को छटनी का शिकार होना पड़ा है वो स्ट्रैटेजी बनाने में जुट गए हैं। हमें ये जानकारी मिल रही है कि इन दिग्गज कंपनियों से निकाले गए एम्प्लॉयज़ ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि लेबर डिपार्टमेंट को किस तरह से अप्रोच किया जाए। और जो ग्राउंड बनाया गया है, जो बेस बनाया गया है शिकायत का, वो ये कि इन एम्प्लॉयज़ को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाला गया है। खासतौर पर अगर हम जो प्रावधान इनके लिए मौजूद है वो है ट्रेड यूनियंस के साथ हाथ मिलाना, जिसके बाद ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2A और सेक्शन 2K के तहत अपने ग्राउंड को, अपनी शिकायत को लेबर डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि चेन्नई और बेंगलोर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो छटनी का शिकार हुए हैं वो मद्रास हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अभी जो विचार किया जा रहा है वो ये कि किस तरह से जो जनहित याचिका है उसे दायर किया जाए और उसके लिए क्या ग्राउंड बनाया जाए। शुक्रिया। तो इधर छटनी का दौर चल रहा है। हालांकि युवाओं को रोजगार दिलाने के कोर एजेंडे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन 3 साल में तस्वीर कितनी बदली है, इस पर फोकस करते हुए हम आपके लिए लाए हैं ये खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रोजगार के मोर्चे पर ज्यादातर सेक्टर्स में मोदी सरकार के तमाम दावे हवा हो गए। IT plus IT is equal to IT. Information technology plus Indian talent is equal to India tomorrow. इंडिया टुमारो यानी भविष्य के भारत के लिए इंडियन टैलेंट पे भरोसा करने से किसे इनकार होगा। लेकिन प्रधानमंत्री का ये नारा हकीकत तभी बनेगा जब इस इंडियन टैलेंट के कद्रदान मिलेंगे। पिछले 1 दशक से इंडियन टैलेंट की सबसे बड़ी कद्रदान रही है आईटी कंपनियां, लेकिन शायद अब हवा बदल रही है। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने बताया कि वो अगले 2 सालों में 10,000 अमेरिकी लोगों को नौकरी देंगे। एक तरफ इन्फोसिस जैसी कंपनी अमेरिका में नई भर्तियों पर जोर दे रही है, वहीं देश में हर साल लाखों आईटी इंजीनियर्स रखने वाली आईटी कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है। कोलकाता के ईशान बैनर्जी उन्हीं आईटी प्रोफेशनल्स में से एक हैं जिनकी नौकरी जा चुकी है। करीब 6 साल मल्टीनेशनल आईटी कंपनी कैपजेमिनी में काम करने के बाद ईशान को अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नॉन परफॉर्मेंस का ग्राउंड दिया गया और बेसिकली टाइम ऑन 1st of March वो कम्युनिकेट किया एंड दैट टू वर्बली आके बोला कि योर लास्ट वर्किंग डे वुड बी 31st of March। ईशान जैसे हजारों आईटी प्रोफेशनल्स पर छटनी की तलवार लटक रही है। सिर्फ कैपजेमिनी ही नहीं, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा और आईबीएम जैसी दिग्गज कंपनियों में भी हजारों कर्मचारियों की छटनी की खबरें हैं। एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म हेडहंटर्स इंडिया के आंकड़े तो और भी डराने वाले हैं। फर्म का अनुमान है कि अगले 3 सालों में आईटी कंपनियों के 5 से 6 लाख कर्मचारी बेकार हो सकते हैं।
हालांकि आईटी कंपनियों की बॉडी नैस्कॉम ने इस अनुमान को खारिज कर दिया है। So there is no issue of any layoffs in IT industry. पिछले 3 साल में IT सेक्टर में जो नेट न्यू एड्स हैं, विच इज़ आफ्टर कि जो लोग सेक्टर को छोड़ के चले गए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी नहीं, जो सेक्टर छोड़ के चले गए, 6 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं। रोजगार के मोर्चे पर मोदी सरकार का क्या हाल है, ये जानने के लिए लेबर ब्यूरो के ये आंकड़े देखिए। 8 बड़े सेक्टर जहां ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, उनमें 2009 में करीब 13 लाख नौकरियां मिली। यूपीए सरकार के आखिरी साल यानी 2013-14 में भी 4 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई, लेकिन 2015 में महज 1,35,000 नौकरियां पैदा हुई हैं। 2016-17 के दिसंबर तक महज 2,31,000 नौकरियां मिली। रोजगार में अहम भूमिका होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, लेकिन इसे बढ़ावा देने के मकसद से लॉन्च मेक इन इंडिया का बब्बर शेर अभी तक दहाड़ नहीं सका है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में मैन्युफैक्चरिंग में विदेशी निवेश पिछले साल की तुलना में घटा है, जहां 2014-15 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई 9.61 अरब डॉलर था, वहीं अगले साल ये घटकर 8.44 अरब डॉलर रह गया है। जानकारों के मुताबिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की खामियां इस हालत के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। खास करके अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हाँ, मेक इन इंडिया इज अ गुड इनिशिएटिव, बट साथ साथ एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में चेंज लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमने क्या करा अराउंड लेबर लॉ रिफॉर्म्स, विच इज एक्चुअली बहुत इंटीग्रल है टुवर्ड्स गिविंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज द कंफर्ट कि हाँ, हम जाके एक्सपैंड कर सकते हैं या हम अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पिछले साल की तुलना में 2018 में बेरोजगारी ज्यादा होगी। पिछले साल बेरोजगारों की संख्या 1,77 लाख थी, वहीं इस साल 1,78 लाख तक जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के सपने जगाए थे। 3 साल बीत चुके हैं और अब तक मोदी सरकार इस सपने को साकार नहीं कर सकी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और ईडी ने दिया विजय माल्या को एक और झटका। क्या हुआ इस बार, देखिए ब्रेक के उस पार। बैंकों का डिफॉल्ट करके देश से फरार विजय माल्या को एक और बड़ा झटका लगा है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यूनाइटेड ब्रूवरीज में माल्या के 7% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। इन शेयरों की वैल्यू करीब 1650 करोड़ रुपए है। अब तक ईडी ने माल्या की 9,700 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। माल्या पर बैंकों का 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। माना जा रहा है कि ईडी जल्द माल्या के इस हिस्सेदारी को बेच सकता है। हालांकि यह हिस्सेदारी बेचने से पहले ईडी को कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। लग्जरी कार बाजार में जर्मन कारों के लिए टक्कर देने के लिए जगुआर ने एक्सी का डीजल वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। जगुआर एक्सी डीजल वेरिएंट की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 38,25,000 रुपए है। जगुआर एक्सी डीजल वेरिएंट में 177 बीएचपी पावर देने वाला 2 लीटर का टर्बो इंजन है, जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे पहियों को पावर देता है। इंजन को छोड़ दिया जाए तो जगुआर एक्सी पेट्रोल और डीजल में कोई फर्क नहीं है। इसका सीधा मुकाबला मर्सिडीज की सी क्लास, BMW 3 सीरीज और ऑडी की A4 जैसी गाड़ियों से है। नवाज़ 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।